1999 में हमारे गुरु के दर्शन हुए थे। जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था, जो आंटी पुरानी संगत में थे वो हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई को बोला कि आपको गुरु जी के पास लेके चलते। और शेर ने मेरे से पूछा और मैं अधिक इस बात को विश्वास नहीं करता था कि मुझे ऐसे कहीं जाना चाहिए, लेकिन उस दिन कोई ऐसा बुलावा था, ऐसी पावर थी गुरु जी की कि मैंने हाँ बोल दिया। भाई भी हैरान थे, एकदम हाँ बोल दिया। तो हम दिल्ली कैंप से हम आ गए एम्पायर स्टेट में और वहां जाके गुरु जी के हमें पहली बार वहां अंदर गए और वहां का हमने पूरा ब्यूटीफुल सेलिंग और जो संगत वहां बैठी वो देखी। अब मैं अपनी वाइफ को डेमो करता हूँ, वो आपको आगे बताएंगे कि आगे क्या हुआ। जय गुरु जी। मैं एक्चुअली बड़ी हैरान हो गई थी जब मेरे हस्बैंड एकदम मान गए गुरु जी के पास जाने के लिए, क्योंकि ये कभी ऐसे जाते नहीं है कहीं। तो जब ये ऑफिस से आए और मैंने इनको पूछा तो एकदम मान गए। मैं बड़ी खुश हुई और हम चले वहां पे। वहां पहुंचे तो गुरु जी वो अपने आसन पे विराजमान थे। हमने उनको प्रणाम किया तो हमको देखते ही, मेरे हस्बैंड को देखते ही उन्होंने बोला, अच्छा आ गया तो बड़ा चंगा काम करके आया कॉलेज। तो उन दिनों कारगिल की लड़ाई अभी खत्म हुई थी और मेरे हस्बैंड ने हिस्सा लिया था और अच्छा काम किया था वहां पे, वो फोर्स चलाई थी। तो गुरु जी ने एकदम हमें मिलते ही ये बोला कि बड़ा चंगा काम करके आए हैं। मेरी बेटी थी हमारे साथ, तो उसको बोलते हैं लड़ो लड़ो पाई, शी वाज स्टडीइंग फॉर हर लॉ। वी वर वेरी सरप्राइज्ड। एनीवे हम बैठे, फिर उसके बाद प्रसाद मिला और लंगर खाया। तो लंगर खाने के पहले मैं जो आंटी के पास गई, मैंने कहा जो आपने गुरुजी को तो पता ही नहीं था हम आएंगे, तो गुरुजी को हमारे बारे में ये सब कैसे पता? मैं भी बेवकूफ थी अनाड़ी, तो मैंने पूछ लिया। तो जो आंटी मेरी तरफ देख के बोलती है कि ये कैसा सवाल कर रहे हो, गुरुजी को सबके बारे में सब कुछ पता है। बहुत हैरान। उसके बाद हम लोग रेगुलरली, जब भी उन टाइम में हफ्ते में 2 बार ही होता था, तो जब भी हम जा पाते थे हम एम्पायर स्टेट जाते थे। बड़ा मंदिर अभी तैयार नहीं हुआ था तब तक। प्रसाद मिलता था, गुरुजी एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथ भर जाते थे और वो दोनों हाथ भरे हुए देख के लगता था कि हम इस सबको पूरा खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। पर वो बड़े आराम से पूरा प्रसाद हम लोग खा लेते थे। और फिर जब ऐसे ही चलता, कभी हमको घुमाने भी ले जाते थे गुरुजी। एक बार गुड़गांव में वो ब्रिस्टल होटल नया खुला था, तो उन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं। हम लोग सब गाड़ियों में बैठे और ब्रिस्टल होटल पहुंचे। वहां पे गुरुजी ने बोला कि अच्छा अब मैं थोड़ा बाहर सैर करूंगा, तुम लोग सब अंदर जाओ, बिस्की पियो, जो भी करना है खाओ पियो और फिर आ जाना आप बाहर। हम लोग बहुत हैरान, फिर भी गुरुजी का हुक्म था तो हम लोग गए अंदर। आधा घंटे के बाद हम बाहर आए तो गुरुजी वहीं बाहर चल रहे थे, फिर उनके साथ वापस आ गए। ऐसे ही कई मौके हम लोग उनके साथ रात को निकल जाते थे घूमने। एक बार जब ये DND फ्लाईओवर नोएडा का अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वहां तक चले गए। जहां उनका मन करता था ऐसे घुमाने हमको ले जाते थे। हमको लगता था कि हम अब बस इन्हीं के साथ रहे। पर गुरुजी का भी टाइम स्लॉट होता था और जब कहते थे चलो जिसको भेजना होता था घर, और फौजियों को तो बोलते थे चलो जर्नल कर्नल सब अपने अपने घर जाओ, टू हाउस। एक दिन उन्होंने हमको बोला कि आप अपने घर में सत्संग करो, मैं आऊंगा। तो हमने कहा बिल्कुल। हमको थोड़ा वो डर भी लग रहा था कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करेंगे। बट गुरुजी की कृपा थी, काफी 50-60 लोग आए और हमारा सब हो गया। गुरुजी कहते थे मंगया ना करो, पर मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, पर मैं कंप्लेन जरूर कर देती थी गुरुजी को। अब ये मांगना है या क्या है मुझे नहीं मालूम, पर जो मेरे दिल में बात होती थी वो मैं गुरुजी को एक शिकायत सी लगा देती थी उनको। जो भी एक शिकायत ये भी थी कि मेरे मनपसंद का घर नहीं है मेरे पास, मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं और उनको कोई अपने काम के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं है, वो इस तरफ देखते ही नहीं है। तो जब भी मैं कंप्लेन करती थी तो वो मेरी तरफ शिकायत करती थी, वो मेरी तरफ देखते थे और मुझे लगता था कि पता नहीं सुना भी है कि नहीं सुना है। बट वो मेरी गलतफहमी थी, वो सब कुछ रजिस्टर करते थे। तो जब उन्होंने कहा कि अपने घर में सत्संग करो उसके बाद, तो उन्होंने किया। तो उन्होंने घर आए और उन्होंने हमको ब्लेसिंग दी और ये भी कहा कि जब अपना घर बनाओगे तो ऐसे ऐसे कर देना। तो हमने कहा ठीक है। तो वो थोड़े दिन के बाद मुझे समझ आई कि वो सब सुनते हैं, उनका जवाब देने का टाइम उस टाइम नहीं होता पर अपने आप होता है। और उस सत्संग के दौरान एक बहुत अजीब सी एक घटना हुई कि प्रसाद, उन दिनों में पहले गुरुजी प्रसाद बांटते थे, लंगर बाद में शुरू होता था।
तो गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, तो मैंने अंदर से लास्ट थाली प्रसाद की बाहर भेजी। जब वो चली गई तो थोड़ी देर बाद मेरे को वित्तीय अंकल ने बोला कि प्रसाद की थाली और भेजो, कम पड़ रहा है। ऐसे घबरा के मैं अंदर आई, मैंने कहा फटाफट प्रसाद तो खत्म हो गया, अब क्या करूंगी मैं। तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से फटाफट बनाती हूँ प्रसाद। पर जैसे मैं किचन में जाके उनको तैयारी करनी शुरू करी और मैं डाइनिंग रूम में आई तो वहां मुझे प्रसाद की थाली मिली, भरी हुई था। तो ये तो उन्हीं की कृपा थी, उनको मालूम था कि खत्म हो गया प्रसाद, और वहां पे प्रसाद, फिर वो प्रसाद सबको बांटा। अब मैंने कभी पहले सत्संग करा नहीं, दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी एप्रीहेंसिव एंड अ लिटिल नर्वस कि मैं कुछ सही तरीके से आप लोगों से सत्संग कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। पर ये मैं जरूर बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट शब्द कीर्तन से होती हूँ। रोज सवेरे मैं शब्द कीर्तन सुनती हूँ और ध्यान मेरा गुरुजी के तरफ होता है। एक बार मेरे हस्बैंड फिर वहां से पोस्ट आउट हो गए तो हम नहीं आ पाए, मैं भी दिल्ली से बाहर चली गई। तो 2 या 3 साल के बाद मैं वापस आई तो हम गए एम्पायर स्टेट गुरुजी के मंदिर। तो उन्होंने दूर से देखा और बोला, आंटी बड़े दिनों बाद आई हैं, आया करो। और मैं हैरान हो गई कि गुरुजी के पास इतने लोग आते हैं और गुरुजी सबको पहचानते हैं, सबका ध्यान होता है उनको। तो मैं तो ये कहूंगी कि गुरुजी की मेहर है, सबके ऊपर है। वो गुरुजी हैं जो निमानियों के नाम है, नियोटिया की ओट है और नियासों के आश्रय है। जब गुरुजी अभी शिव जी ने आपसे सत्संग किया और बताया कि हमारा इंट्रोडक्शन गुरु के साथ कैसे हुआ, उसके बाद मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार बड़ा मंदिर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हम लाइन में खड़े थे और एकदम सिल्ला अंकल उस वक्त बहुत गुरु जी के साथ रहते थे। तो एकदम आए कहते जन सब आगे गुरु जी आपको वेट कर रहे हैं और हमें बीच में निकाल के ले गए। हम बड़े हैरान हुए, इतनी भीड़ में गुरु जी कहाँ पर, कैसे हमें जान गए, कैसे पता लगा उनका यहाँ पर है। लेकिन उनकी कृपा थी और हमें अंदर जाकर दर्शन हुए, हमने उनको बिठाया। गुरु जी के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली नो दैट देयर इज सम पावर जो उनकी है, जो आप में समा सकती है, आपकी देखभाल कर सकती है और आप पर अपना आशीर्वाद दे सकती है। तो उस गुरु जी हमेशा कहते थे जब हमारे पास आते हो इफ्स एंड बट्स बात हो क्या, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल का था। हमारी जो एजुकेशन शुरू हो रही है वो ये रही है कि हर बात पूछो क्यों, कैसे, कहाँ होता है। और जब ये हमें बहुत समय लगा इस चीज को अपने दिल से दूर करने के लिए कि हम इस चीज को अपने से निकाल दें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे संगत में बढ़ते रहे, गुरु के दर्शन करते रहे, तो हमारी जो पूरी श्रद्धा है उनकी तरफ हो गई और हमने अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां एक बहुत अजीब इंसिडेंस हुआ है। एक दिन आजकल हम अंतर्ग्रह सब्बाई में रहते हैं और एक दिन अचानक ही रश्मि आंटी और पंकज अंकल का फोन आया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वो तो हमारे पास पहले आए थे 2 बार सत्संग यहाँ पर, और उस दिन आए और हम बैठे वहां पर बातें की उनसे। तो उन्होंने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया जो हम नहीं जानते थे। तो मैंने उनको बताया, रश्मि आंटी मुझे गुरु जी की आज बहुत दिन बाद पहली बार ड्रीम आई है और मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरु जी कुछ ब्लेसिंग देंगे, आपको ये उनका तरीका है आपको बताने के लिए। और सच में थोड़े दिनों में हमें ब्लेसिंग मिली। तो क्या ब्लेसिंग मिली? माई वाइफ मदर हैड सफर फ्रॉम कैंसर, और इसीलिए हर साल हम अपनी वाइफ की मैं अपनी मेमोग्राफी कराता था हर चेक करने के लिए ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। अब मेरे 2 लड़कियां, एक लड़का है। लड़कियां बड़ी का नाम सिमरन है, छोटी का नाम नानकी है और बेटे का नाम गोविंद है। तो हम हर साल मेमोग्राफी करा के चेक करते थे कि क्या इसमें सब ठीक ठाक हो जाए। मेरी बेटी नानकी जो है, इनको कोई स्पेशल फीलिंग आती है कभी कभी। उन्होंने भी अपने टेस्ट के लिए गए, एक यहाँ बड़ी फेमस लैब है डैन लैब, वहां गए, वहां जाके हमने टेस्ट कराया और मेरी बेटी को एकदम एहसास हुआ कि हमें एमआरआई करना चाहिए। अब किसी ने कहा नहीं था किसी डॉक्टर ने एमआरआई करा, हम गए मैक्स में एमआरआई कराई और वहां पर उन्होंने जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा कि 2 छोटे छोटे ऐसे हैं ब्लॉक्स जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और हम उसको इन्वेस्टिगेट कराने के लिए आगे हमें एक और अच्छे डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर हरित मैक्स हॉस्पिटल में। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि these need to be checked and they could be malignant. They were checked on both the breasts, they were malignant, and he was quite very surprised कि आपने एमआरआई कैसे कराई, आपको किसने बताया? आज तक हमने देखा नहीं कि इतनी जल्दी एक चीज डिटेक्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे कोई शक नहीं है कि गुरु जी की ब्लेसिंग थी, उन्हें ब्लेस करना था शरीर को
और उन्हें एकदम रिजेक्ट कर लिया। और आज की तारीख में शेरी इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एंड शी इज फाइन, शी इज इम्प्रूविंग। गुरुजी इज काइंड, गुरुजी ब्लेसिंग इज देयर एंड आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू डेज शी कंप्लीट हर ट्रीटमेंट। तो ये ब्लेसिंग थी और ब्लेसिंग आई हमारे ऊपर। तो हम तो गुरुजी के हर वक्त उनके चरणों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं और उनका इतना शुक्राना करना चाहते हैं कि वो कम करता है। गुरुजी सबका पूरी संगत का भला करें और सबका आशीर्वाद रखें। कहना चाहता हूँ कि शुरू में जब हम नेपाल से जाते थे तो शुरू में गुरुजी के तरीके हमें समझ नहीं आए। वहां पर हम बैठते थे और पहले चलने तक जब हम गए तो हमें देर तक बिठा के रखते थे गुरुजी कि आप बैठो, बाकी संगत को जाओ आप बैठो। हम बैठ जाते थे, बड़े खुश होते थे, गुरुजी हमें रखा हुआ है, बिठा के रखा है, अपने दर्शन हो रहे हैं उनके। और कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया कि एकदम गुरुजी बोले करना जाओ, बाहर जाओ, तो कहा जाओ। ऐसी बड़ी हम लोग बड़ी नजर चुराते थे उनसे कि हमें ना देखें ना बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया। और हमें दिल में बड़ा दुख होता था कि हमें क्यों जल्दी जल्दी भेज रहे हैं। लेकिन बाद में बीपी अंकल ने बताया कि गुरुजी का एक तरीका है सबको विदा करने का कि सब अपने अपने घर सेफ पहुंच जाए। और उनको मालूम है हर इंसान का यार इंसान के आगे क्या होने वाला, वो उनको मालूम है कि इतनी ब्लेसिंग आपकी जरूरत है तो आपको ब्लेसिंग देके आपको भेजते हैं। इसलिए इस चीज का बुरा नहीं मानना कि उनकी अपनी शक्ति है, उससे वो ये सब इससे डील करते हैं। गुरुजी ने जब भी हम बाहर जाते गुरुजी के साथ, आपको शेर ने बताया कि हम बाहर जाते थे, मुझे याद है जब हमारे घर सत्संग हुआ था तो सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी लंगर छका और लंगर छकने के बाद उन्होंने अपना जाने लगे तो कहते चलो अभी आप सब अंकल को विस्की करो। उनको मानो फौजियों घर में ये नॉर्मल चीज है, कॉलन करते हैं लोग, विस्की पीते हैं। तो जब गुरुजी गए उस आशीर्वाद देकर और उसके बाद जब जाने के बाद हमने सब बैठ कर वहां पर ऑल ऑफ अस वर देयर, वी हैड टॉट ऑफ विस्की एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स। मैं एक बात और उस पर थोड़ा व्याख्या करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को ये बहुत बड़ी थी कि इतने साल फौज में काटे हैं लेकिन अभी तक घर नहीं बना। और फौजी आदमी है शुरू से, कभी तंबू में कभी बंगले में रहते थे। तो उनकी उम्मीद, उनकी इच्छा थी कि हम लोग अपना घर जो है वो जमीन से बनाए और एक छोटा सा बंगला हमारे पास हो। तो हमने बड़ी हिम्मत करके गुरु से ये चीज उनके सामने रखी। और मेरी भाई गुरु से बड़ी फ्रेंडली थी, मैं तो गुरु से बहुत कम बात करता था, सिर्फ बैठ के सुनता था कीर्तन और उनको देखता रहता था। तो एक बार वैसे पूछा कि आपके पास घर नहीं है, कितने पैसे हैं? अब फौजी आदमी इतने पैसे कहाँ थे हमारे पास, हमने बताया तो गुरु चुप कर गए, जैसे मैंने बताया। फिर उन्होंने शेरी को बताया कि आप ऐसे ऐसे कुछ काम करो और जो अगली बार मैं आता हूँ तो मेरे पास ले आना, मैं वो ब्लेस करूंगा और उसके बाद जहां पर हम घर बनाएंगे वहां उसको रख देना और जमीन रख देना। इसी दौरान हमने एक फ्लैट लिया था सेक्टर 44 नोएडा में, गेटवे टावर्स में, और वो 5th या 7th फ्लोर पे था। तो हम सोचते थे कि यहाँ कहाँ रखेंगे उसको, यहाँ तो ये तो 5वीं फ्लोर पर है। तो फिर हमने सोचा कि शायद एक टाइल निकालकर, एक मार्बल पीस निकालकर उसके नीचे वो रख देंगे। लेकिन गुरु जी की इतनी अपार कृपा हुई, इससे पहले कि हम वहां शिफ्ट करते हैं उसको लेते, हमें एक और जगह मिल गई अंतरविला में सतबरी के पास। और वहां पर हमने अपनी जब नींव खोदी तो गुरु जी का आशीर्वाद लेकर जो उन्होंने कहा था वैसे हमने किया। और शेरी की इच्छा थी कि हम ग्राउंड से अपने घर पर रहें, वो ऐसी उनकी इच्छा पूरी हो गई। ये गुरु जी की महिमा, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और जब शेरी कह रही थी कि गुरु जी हमेशा कहते कुछ मांगो मत, वो सब चीज जानते थे क्या आपको देना है, क्या आशीर्वाद देना, क्या नहीं देना। और उससे अपने ढंग से ही वो अपनी संगत के ऊपर मेहरबानी और अपनी बख्शिश करते थे। तो इसके बहुत छोटे किस्से हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमें गुरु जी की आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आई, एकदम नहीं आई। इप्सन बट चलते रहे हमारे मन में, और खासकर मेरे मन में बहुत इप्सन बट चले। लेकिन आज की तारीख में मैं गुरु जी को एक साक्षात भगवान मानता हूँ और समझता हूँ कि उन्हीं के पास सब काम हो रहा है। आज हमारे घर में जो भी काम होता है हम गुरु जी को याद करते हैं और उनका शुक्राना करते हैं कि आपने इस घर पे बहुत बख्शिश की है और मेहरबानी की है। और एक बार हम गुरु जी के साथ गए बद्दी, तो गुरु जी चाहते थे कि उनकी जो कैरवल है उनको कोई हम साथ चले। तो मैं गुरु जी का मार्गदर्शक था, मैं अपनी गाड़ी में उनको आगे, उनकी फौजी गाड़ी में उनके लिए आगे लेके जा रहा था। और बद्दी जाके जब बद्दी वापिस आए और वापिस आते हुए गुरु जी ने कहा बड़ा अच्छा किया आपने जो किया है। और मुझे लगा कि गुरु जी ब्लेसिंग कर रहे हैं और वो ब्लेसिंग हर जगह तुम्हारे साथ रहती है। गुरु जी जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु जी ने कई बार हमें इग्नोर भी किया है, हमें लगा ऐसे, और वो बात सही नहीं है। वो हमें हमारे दिल में ऐसी बात थी कि इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे थे। अभी आपको इस सत्संग को खत्म करता हूँ।